गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो की स्टडी के अंदर पढ़ेंगे ए स्पेशल टाइप ऑफ द टेस्ट दैट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द परनीशियस एनीमिया। तो आज हम बात करेंगे कि परनीशियस एनीमिया को समटाइम्स जब डिटेक्ट करना होता है तो अपन एक टेस्ट करते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट होता है जिसको अपन सीलिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? सीलिंग टेस्ट। ये जो सीलिंग टेस्ट है, ये इसका नाम जो सीलिंग पढ़ा था वो पढ़ा था कि एक जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट एफ सीलिंग, जिन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम इस टेस्ट के बारे में बताया, तो इसका नाम पड़ा सीलिंग टेस्ट। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि परनीशियस एनीमिया क्या होता है, विटामिन B12 की जब मेजर कमी होती है और इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होती है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, गैस्ट्रिक पेराइटल फंडल म्यूकोजा का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, 3 प्रकार की रिएक्शन हो रही थी ऑटो इम्यून रिएक्शन के कारण। एक तो एंटी पेराइटल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा था, एक एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा था, और एक हो रहा था एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी एट ईएल सेल रिसेप्टर साइट। तो जिस वजह से क्या हो रहा था, एनीमिया हो रहा था, और इसको अपन बोल रहे थे परनीशियस एनीमिया। तो आज वीडियो की जो लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे, वीडियो के लेक्चर के अंदर, कि आखिर सीलिंग टेस्ट क्या होता है, हाउ वी कैन डायग्नोज द परनीशियस एनीमिया एंड विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डेफिशिएंसी और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12, कि जो विटामिन B12 की जो कमी हो रही है वो वास्तव में क्या एब्जॉर्प्शन नहीं होने की वजह से हो रहा है या इनटेक में प्रॉब्लम होने की वजह से हो रहा है। तो अपन पता लगाने के लिए ये कि आखिर विटामिन B12 की कमी क्यों हो रही है, इसके लिए अपन टेस्ट कर रहे हैं सीलिंग टेस्ट। तो सीलिंग टेस्ट के बारे में बताता हूँ। तो सीलिंग टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं, जैसे अगर अलग अलग केसेस कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट वन कंडीशन हो सकती है, इफ पेशेंट does not intake sufficient amount of vitamin B12। पहली स्थिति ऐसी हो सकती है, अगर कोई व्यक्ति के अंदर B12 की कमी आ रही है तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि पेशेंट विटामिन B12 का सफिशिएंट इंटेक नहीं कर रहा। इसका मतलब वो क्या है, या तो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन पर्सन है, या काफ़ी समय से इसको एक्चुअल में सोर्स का पता नहीं कि किस सोर्स से विटामिन B12 इजीली अपन प्राप्त कर सकते हैं, क्या बेस्ट क्वालिटी के जो सोर्सेज होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे जिनमें विटामिन B12 काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो कुछ पेशेंट है जहाँ पे विटामिन B12 की उनके वो क्या कर रहे हैं, सफिशिएंट मात्रा के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में उनका इंटेक नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, उस पेशेंट को क्या करते हैं, वो जो पेशेंट आया जिसके अंदर इंटेक प्रॉब्लम की वजह से B12 की कमी देखने को मिली, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, उस व्यक्ति को क्या करेंगे, रेडियो लेबल्ड, उस व्यक्ति को अपन क्या कर देंगे, रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 देंगे। क्या देंगे, रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 ओरली प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या होगा, कोबेलामाइन 57 और कोबेलामाइन 58। तो उस व्यक्ति को क्या किया आपने, रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 ओरली देंगे, कोबेलामाइन 57 और कोबेलामाइन 58, और उसी टाइम एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली एक ही साथ उस समय क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, ट्रांस कोबेलामाइन, ये जो ब्लड की फॉर्म है कोबेलामाइन की, ट्रांस कोबेलामाइन, ये क्या देंगे, IM इंट्रामस्कुलर देंगे। क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, ओरली रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 उस व्यक्ति को ओरली देंगे। इसके अलावा उसी वक्त साइमल्टेनियसली अपन क्या करेंगे, इंट्रामस्कुलर उसको ट्रांस कोबेलामाइन इंजेक्ट करेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पे
ये ट्रांसकोबिलामाइन क्या करेगा, ब्लड की ये फॉर्म है तो ब्लड में पहुंचेगा और ब्लड के अंदर और स्पेशली लीवर के अंदर जो रिसेप्टर साइट होती है जहाँ पे विटामिन B12 है एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिसेप्टर साइट पे लोड हो जाएगा। ठीक है, रिसेप्टर साइट पे लोड हो जाएगा और एब्जॉर्ब होने लग जाएगा। उसी वक्त क्या होता है, ये रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 क्या आता है, इस पाथवे से आता है। इसी हिसाब से जैसा पहले पढ़ रहे थे कि R इसका पीछा करता है, यहाँ से आता है, फिर यहाँ पे यहाँ तक पहुँच जाता है, फिर क्या होता है आगे की तरफ पहुँचता है, कैसा कैसा विटामिन B12 है। और ये सब अगर उसमें प्रेजेंट है, सिर्फ इनटेक की प्रॉब्लम है, तो क्या होता है यहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ से वो क्या जाता है ब्लड के अंदर जाता है। ये जो इलियल सेल रिसेप्टर है यहाँ पे क्या हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में पहुंचता है और ब्लड से वो लीवर में पहुंचता है। लेकिन लीवर में वहाँ पर उसको देखने को मिलता है कि यहाँ पे तो पहले से ही क्या है विटामिन B12 है, जो कि इंट्रामस्कुलर ट्रांसकोबिलामाइन फॉर्म में दिया गया था, वो लोड है। तो ये वहाँ से घूम फिर के वापस आता है ब्लड के अंदर, ब्लड से ये किडनी के अंदर जाता है और किडनी के अंदर फिर ये यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन लेते हैं, 24 आवर्स का यूरिन स्पेसिमेन लेते हैं। यूरिन का जो नमूना है, मूत्र का जो नमूना है वो लेंगे। इसके अंदर अपन देखेंगे कि सफिशिएंट अमाउंट के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में क्या होगा, विटामिन B12 है, जो रेडियो लेबल्ड है, जो क्या है रेडियो लेबल्ड है, वो पाया जाएगा। आमतौर पे क्या हुआ कि आदमी ने प्रॉपर इनटेक नहीं किया, तो अपन ने क्या किया, रेडियो लेबल्ड आइसोटोप जो विटामिन B12 है वो कोबालामाइन 57 और 58 दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब चीज़ें यथावत थी, सब चीज़ें वैसे की वैसी थी, सिर्फ वो इनटेक नहीं कर पा रहा। इस वजह से ये सब नॉर्मल जो मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए इलियल सेल रिसेप्टर तक पहुँचेंगे, रिसेप्टर पे लोड होंगे और वहाँ से ब्लड में और ब्लड से लीवर में जाएंगे। लेकिन लीवर में क्या पहले से ही जो इंट्रामस्कुलर जो ट्रांसकोबिलामाइन दिया, ट्रांसकोबिलामाइन इसलिए दिया कि ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा और ट्रांसकोबिलामाइन फॉर्म में होगा। तो ट्रांसकोबिलामाइन वहाँ पे पहले से रिसेप्टर के अंदर लोड है, इसलिए ये वहाँ से घूम फिर के वापस आ जाएगा और वापस आके फिर ब्लड में आके और ब्लड से यूरिन किडनी के थ्रू निकल जाएगा। और अपन को जो 24 आवर्स का जो यूरिन सैंपल लेंगे, स्पेसिमेन लेंगे, उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर अपन को देखने को मिलेगा रेडियो लेबल्ड विटामिन B12। पहली कंडीशन तो क्या है, सफिशिएंट अमाउंट में इंटेक नहीं कर रहा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशियंसी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इफ डिफिशियंसी सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि इंट्रिंसिक फैक्टर की क्या हो, डिफिशियंसी। क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी कैसे हो सकती है, या तो क्या हो, तो पेराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, पेराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसमें HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों की रिलीज नहीं हो रहा। तो इस दौरान अपन क्या करते हैं, उस व्यक्ति को क्या करते हैं, जो ट्रांसकोबिलामाइन जो IM इंजेक्ट करेंगे वो साइमल्टेनियसली जो ओरली रेडियो जो लेबल्ड है विटामिन B12 है, जो कोबालामाइन 57 और 58 है, वो उसको ओरली प्रोवाइड करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, इलियल सेल रिसेप्टर पे वो लोड नहीं होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो यहाँ से कौन जुड़ेगा, इलियल सेल रिसेप्टर पे इंट्रिंसिक फैक्टर जुड़ता है तो जुड़ेगा कौन, जुड़ेगा नहीं तो क्या होगा, ये यूरिन के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा। तो 24 आवर्स का जो यूरिन सैंपल लेंगे उसके अंदर क्या होगा, जो रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 है प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होने की वजह से, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो इलियल सेल का जो रिसेप्टर है वहाँ पे बाइंड कौन होगा, और वहाँ पे कोई अगर बाइंड नहीं होगा तो ये सीधा का सीधा यहाँ से होता हुआ स्टूल के थ्रू निकल जाएगा।
वो रेडियो लेबल्ड है, वो स्टूल के अंदर पाया जाएगा। और रेडियो लेबल्ड अपन इसलिए देते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी होती है, इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी होती है। ये इजीली इसको अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं कि ये रेडियो लेबल्ड आइसोटोप है। ठीक है, तो इसलिए रेडियो लेबल्ड अपन कोबालामाइन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि रेडियो लेबल्ड जो चीज़ है उसको अपन क्या कर सकते हैं, इजीली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि 2 नंबर कंडीशन आ गई कि इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशियंसी है, तीसरा क्या हो सकता है, बैक्टीरियल फ्लोरा ओवरग्रोथ, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ जब क्या होता है, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं, वो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा जब ओवर ग्रोथ कर लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में अगर उनका नंबर बढ़ जाता है, एक्सेस नंबर बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हो जाता है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो रेडियो लेबल्ड या रेडियो आइसोटोप जो कोबालामाइन 57 या 58 है, उसको क्या कर लेंगे, खुद ही उसको इनटेक कर लेंगे, तो आगे की तरफ ये रेडियो लेबल्ड पहुंचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे अपन कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि यूरिन के अंदर जो क्या होगा, कोबालामाइन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा, तो अपन पहले क्या किया, पेशेंट को अपन ने दे दिया कोबालामाइन B12, कोबालामाइन 57 और 58 मतलब विटामिन B12 की फॉर्म, तो क्या हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ। दूसरी बात, अपन ने फिर रेडियो लेबल्ड आइसोटोप दिया, कोबालामाइन 57 और 58 दिया विथ इंट्रिंसिक फैक्टर, फिर भी क्या हुआ, वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो तीसरी बार अपने क्या किया, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होने की वजह से अपने क्या किया, 2 to 4 वीक्स तक उसको क्या किया, 2 to 4 वीक्स तक क्या किया, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दी, एंटी माइक्रोबियल एजेंट दिया, मतलब एंटीबायोटिक्स दी, एंटी माइक्रोबियल एजेंट दिया। जैसे ही एंटी माइक्रोबियल एजेंट दिया तो ये जो कमी थी वो धीरे धीरे फुलफिल होने लग गई। तो अपन ने पता लगाया कि यहाँ प्रॉब्लम किसकी है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की वजह से। चौथी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस। देखो नॉर्मली पेनक्रियाटाइटिस को इजीली क्या पता लगा सकते हैं इसका, कि डायग्नोस कर सकते हो आप पेनक्रियाटाइटिस को, क्योंकि पेनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, एमाइलेज और लाइपेज जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाला एंजाइम है, एमाइलेज, और जो फैट का डाइजेशन करने वाला एंजाइम है लाइपेज, उसकी कमी आ जाती है। तो एमाइलेज लाइपेज टेस्ट के द्वारा अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि आखिर वो क्या है, पेनक्रियाटाइटिस है। ठीक है, क्योंकि उसकी कमी वहाँ पे मौजूद रहेगी। इसके अलावा जो पेनक्रियाटाइटिस वाला पेशेंट होता है उसमें एक सिम्टम्स और होता है, स्टेटोरिया। क्या होता है, स्टेटोरिया, मतलब फेट इन स्टूल, फेट इन स्टूल, कि भाई यहाँ पे लाइपेज की कमी है तो फेट का डाइजेशन नहीं होगा, तो जो स्टूल होगा, जो फीसस होगा, फीकल मैटर होगा, उसके अंदर आपको फेट की अमाउंट काफ़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा फाउल स्मेलिंग, इतनी भयंकर बदबू आएगी, जब वो पेशेंट स्टूल पास आउट करेगा तो इतनी भयंकर बदबू आएगी कि आसपास के 4-5 घरों को वो बदबू वहाँ तक पहुँच जाएगी, 4-5 घरों तक पहुँच जाएगी। वो मतलब पूरी तरफ गंदगी ही गंदगी कर देगा, पूरा माहौल खराब कर देगा। तो फाउल स्पेलिंग और स्टेटोरिया और एमाइलेज लाइपेज टेस्ट द्वारा पता लगा सकते हैं कि पेनक्रियाटाइटिस है। इसमें अपन कैसे पता लगाया, पहले ओरली दिया विटामिन B12 रेडियो लेबल्ड, और उसके बाद में एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो फिर इंट्रिंसिक फैक्टर दिया विटामिन B12 के साथ ही, तो भी नहीं हुआ। उसके बाद अपन ने क्या किया, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ समझ के एंटी माइक्रोबियल एजेंट दिया, तो भी नहीं हुआ। तीनों एक साथ दिया तो भी नहीं हुआ। चौथी बार अपन ने क्या किया, उसको एमाइलेज लाइपेज थेरेपी दी। यहाँ पे स्टेटोरिया है, पेनक्रियाटाइटिस है, तो एमाइलेज लाइपेज थेरेपी दी। और जैसे ही एमाइलेज लाइपेज थेरेपी दी तो क्या हुआ, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्योंकि अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, यूरिन के अंदर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर रेडियो लेबल्ड जो विटामिन B12 है वो क्या है, प्रेजेंट है। तो अपने पता लगाया कि यहाँ पे पेनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ वन है, इफ द प्रॉब्लम एट इलियल सेल रिसेप्टर साइट, इलियल सेल
रिसेप्टर साइट। यदि इस इलियल सेल के रिसेप्टर में कुछ गड़बड़ है, ये रिसेप्टर क्या कर रहा है, बाइंड नहीं कर रहा है, इसको अंदर की तरफ विटामिन B12 को नहीं दे रहा, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एनीमिया हो रहा है, परनीशियस एनीमिया हो रहा है, मतलब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। पहले क्या किया, B12 दिया, B12 रेडियो लेबर देने के बाद उसके साथ एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो अपन ने क्या किया, उसके बाद में B12 के साथ ही रेडियो लेबर के साथ अपन इंट्रिंसिक फैक्टर दिया, फिर भी नहीं हुआ, फिर दोनों एक साथ देखे, इसके साथ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट दिया, फिर भी नहीं हुआ, फिर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के साथ इन तीनों के साथ मतलब अपन ने दिया एमाइलेज लाइपेज, तो भी नहीं हुआ, तो अपन ने डायग्नोस किया कि यहाँ पे क्या है, एलियन सेल रिसेप्टर पे प्रॉब्लम है, तो अपन इसको क्या देते हैं, फिर लाइफ लॉन्ग IM जो कोबेलामाइन है, जो ट्रांसकोबेलामाइन फॉर्म में है, वो इंजेक्ट करेंगे। तो अपन बात किसके बारे में कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे डायग्नोसिस के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कि परनीशियस एनीमिया के अंदर आखिर विटामिन B12 की कमी किस वजह से होती है, क्या वो इंट्रिंसिक फैक्टर की अब्सेंस की वजह से हो रहा है, क्या वो विटामिन B12 की अब्सेंस की वजह से हो रहा है, क्या वो पैंक्रियाटाइटिस की वजह से हो रहा है, या फिर क्या वो हो रहा है किस वजह से, क्या वो हो रहा है इलियल सेल रिसेप्टर में प्रॉब्लम की वजह से। तो ये सब चीजें अपन पता लगाएंगे। अपन ने बात किया कि विटामिन B12 का जो डायग्नोसिस करना है, तो इसके लिए अपन ने क्या किया, सीलिंग टेस्ट किया था। अपन ने बात की थी सीलिंग टेस्ट के बारे में, डायग्नोसिस करने के लिए कि आखिर विटामिन B12 की कमी किस वजह से हो रही थी। तो पहली बार अपन ने देखा कि पेशेंट क्या प्रॉपर इंटेक नहीं कर रहा, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर वैसी प्रॉब्लम है तो मतलब एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अपन ने रेडियो लेबल्ड आइसोटोप में विटामिन B12 वो दिया ओरली, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली अपन ने IM ट्रांसकोबेलामाइन फॉर्म किया। तो ट्रांसकोबेलामाइन क्या हुआ, ब्लड से जो इस लीवर के अंदर जो इसके रिसेप्टर साइट है वहाँ पे लोड हो जाएगा, और उस वक्त जो रेडियो लेबल्ड होगा वो भी इलियल सेल रिसेप्टर से क्या होगा, B12 में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड से वो पहुँचेगा वहाँ पे रिसेप्टर पे, लीवर पे। तो लीवर पे वो देखेगा कि यहाँ पे पहले विटामिन B12 लोड है, तो ये वापस आ जाएगा और किडनी के थ्रू निकल जाएगा। तो किडनी के द्वारा यूरिन के अंदर जो 24 सैंपल है 24 आवर्स का, उसमें अंदर अपन को सफिशिएंट अमाउंट में रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 देखने को मिलेगा। तो अपन बता सकते हैं कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम नहीं है, वो पर्सन खुद ही क्या कर रहा है, B12 कम इंटेक कर रहा है, या तो वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है या उसको इस बात का नॉलेज नहीं है। दूसरा देखा था कि इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी है, कि पेराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद नहीं है। रेडियो लेबल्ड जो अपन ने दिया B12 है, साथ ही साथ अपन ने क्या दिया था, ट्रांसकोबेलामाइन जो IM इंजेक्टेबल दिया था, और उसके साथ रेडियो लेबल्ड कोबेलामाइन 57 और 58 दिया था। इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से क्या हुआ, जो B12 था रेडियो लेबल्ड वो यूरिन के अंदर नहीं पाया गया, सीधा स्टूल के थ्रू निकल गया। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है। तो साथ में अपन ने क्या किया, दूसरी बार रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 ओरली दिया और उसके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी दिया, ठीक है, और IM उसको ट्रांसकोबेलामाइन दिया। तो ट्रांसकोबेलामाइन तो रिसेप्टर में लोड हो गया था, और फिर इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रेजेंस की वजह से वो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा इलियल सेल रिसेप्टर पे, और यहाँ से ब्लड में पहुँचेगा, और ब्लड से उधर जाके देख दुखा के कि वहाँ पे पहले से मौजूद है B12 रिसेप्टर में लोड है, तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और यूरिन में सफिशिएंट अमाउंट में अपन को B12 रेडियो लेबल्ड देखने को मिलेगा। इसके अलावा अपन तीसरी बार देखा था कि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो रहा है। तो नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है, जिसका नाम होता है पिनबोन। नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, इसका नाम है पिनबोन। ये पिनबोन जब ओवरग्रोथ कर लेता है, जितना ओवरग्रोथ करता है, तो अपन ने क्या किया, इंजेक्टेबल ट्रांसकोबेलामाइन IM दिया, उसके बाद में रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 दिया। B12 देने के साथ B12 दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, यूरिन के अंदर सीधा स्टूल में पाया गया। फिर इंट्रिंसिक फैक्टर दिया तो भी मौजूद नहीं था। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे जो पिनबोम है इनकी एक्सेस ग्रोथ हो चुकी है। ग्रोथ की वजह से क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, पिनबोम इस
विटामिन B12 को, रेडियो लेबल्ड B12 को एब्जॉर्ब खुद ही कर रहे हैं, तो आगे की तरफ वो नहीं पहुंच पा रहा, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दी। क्या थी? एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दी। इसके अलावा जो थर्ड कंडीशन ये थी, फोर्थ कंडीशन में देखा पेनक्रियाटाइटिस है। तो पेनक्रियाटाइटिस में पेनक्रियाटिक जूस वो रिलीज नहीं हो रहा। जूस रिलीज नहीं होने से क्या हुआ, जो रैपिड बाइंडर जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन नहीं हो रहा। अगर उसका डाइजेशन नहीं होगा तो कैसे इंट्रिंसिक फैक्टर B12 के साथ जुड़ेगा, और कैसे अगर B12 के साथ नहीं जुड़ेगा तो कैसे इलियल सेल रिसेप्टर पे वो लोड होगा, है ना? क्योंकि आर बाइंडर तो यहाँ पे लोड हो नहीं सकता, यहाँ पे तो इंट्रिंसिक फैक्टर ही जुड़ेगा इलियल सेल रिसेप्टर साइड से। तो तीसरी कंडीशन में अपने क्या किया, पहले IM जो इंजेक्टेबल ट्रांसकोबेलामाइन दिया, उसके बाद रेडियो लेबल्ड B12 दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर B12 रेडियो लेबल्ड के साथ क्या दिया था अपने, ट्रांसकोबेलामाइन तो देते रहेंगे, ट्रांसकोबेलामाइन तो देते रहेंगे ताकि रिसेप्टर पे लोड रहे वो, ठीक है। इसके अलावा B12 रेडियो लेबल्ड B12 साथ ही इंट्रिंसिक फैक्टर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तीसरी बार अपने एंटीबायोटिक दिया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट दिया। तो देखा गया कि अब आगे की तरफ ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट 2 to 4 वीक तक दिया था अपने, 2 to 4 वीक तक दिया। 2 to 4 वीक देने के बाद में अपने देखा कि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे B12 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और यूरिन के अंदर B12 मिल रही है। तो अपन ने पता लगाया कि पिनवॉर्म के एक्सेस ग्रोथ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और चौथी कंडीशन जो पेनक्रियाटाइटिस वाली थी, तो पेनक्रियाटाइटिस में अपन ने क्या देखा कि पेनक्रिया एमाइलेज और लाइपेज की अमाउंट की कमी की वजह से क्या हो रहा है, आर बाइंडर का डाइजेशन नहीं हो रहा। आर बाइंडर का डाइजेशन नहीं हुआ तो रिसेप्टर पे लोड नहीं हुआ। तो इस बार अपन ने क्या किया, एमाइलेज लाइपेज की थेरेपी दी। इन सब के साथ ये सब फॉर्मूले ऊपर वाले सब अपने अपनाए और कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो अपन ने क्या किया, एमाइलेज और लाइपेज की थेरेपी दी। तो देखा गया कि अब यूरिन के अंदर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर ये जो रेडियो लेबल्ड B12 है मौजूद है। और लास्ट कंडीशन थी कि इलियल सेल रिसेप्टर में, इस रिसेप्टर में कुछ गड़बड़ है, इसकी वजह से ट्रांसकोबेलामाइन जो विटामिन B12 है वो क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ से जुड़ रहा नहीं है और B12 इसके अंदर सेल के अंदर लोड नहीं हो रहा और वो ब्लड में नहीं पहुँच रहा और लीवर में जो स्टोर नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन ने देखा कि अब यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर तो मौजूद है। पहले अपन ने B12 दिया, ऊपर वाले सारे हथकंडे अपनाए, कुछ नहीं हुआ। तो अपन ने देखा कि भाई माइक्रोबियल एजेंट दिया, पिनवॉर्म की एक्सेस ग्रोथ नहीं है। इंट्रिंसिक फैक्टर दिया, मतलब अब इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी नहीं है। ओरल इंटेक की प्रॉब्लम थी तो ओरल इंटेक भी दे दिया। और उसके बाद में अपन ने पेनक्रियाटिक जूस दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपन को पता चला कि इलियल सेल रिसेप्टर पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर है वो बाइंड ही नहीं हो पा रहा, इस वजह से आगे की तरफ वो नहीं पहुँच पा रहा और यूरिन के अंदर वो नहीं मौजूद प्रेजेंट है। विटामिन जो रेडियो लेबल्ड है वो मौजूद नहीं। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे इलियल सेल के रिसेप्टर पे प्रेजेंट क्या है, कुछ एबनॉर्मलिटी है। तो इस वजह से अपन ने क्या किया, अब अपन ने किया जो लाइफ लॉन्ग उस व्यक्ति को क्या दिया, IM विटामिन B12 देते रहेंगे ताकि उसकी कमी नहीं आए। वैसे इंजेक्शन काफ़ी लंबे कुछ टाइम ड्यूरेशन से दे सकते हैं, लंबे टाइम ड्यूरेशन से, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन काफ़ी लंबे वक्त तक रहता है, इसलिए इतनी जल्दी इसकी डिफिशियंसी नहीं आती, ठीक है। तो ये तो था शिलिंग टेस्ट और पर्नीशियस एनीमिया का जो डायग्नोसिस था। शिलिंग टेस्ट की क्या वास्तव में B12 के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है या इंटेक में प्रॉब्लम है, इसलिए अपन ने शिलिंग टेस्ट किया और इसका ट्रीटमेंट किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।